नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन फार्मेकोलॉजी में ही नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स दो चीज़ें होती हैं, फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स। आपने फिजिक्स में दो चीज़ें पढ़ी होगी, काइनेटिक एनर्जी और डायनेमिक एनर्जी, गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है? शरीर में औषधि पर होने वाली क्रिया। फार्मेकोकाइनेटिक्स शरीर औषधि के साथ क्या क्रिया करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फार्मेकोकाइनेटिक्स। और डायनेमिक्स यानी औषधि शरीर पर क्या क्रिया करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? फार्मेकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होती है? औषधि विज्ञान की वह शाखा, औषधि विज्ञान की वह शाखा, औषधि विज्ञान की वह शाखा जिसमें औषधि का अवशोषण, वितरण, उपापचय व उत्सर्जन का अध्ययन किया जाता है। वह उत्सर्जन का अध्ययन किया जाता है। अर्थात शरीर औषधि पर क्या क्रिया करता है? शरीर औषधि पर क्या क्रिया करता है? का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्मेकोकाइनेटिक्स। What the body does to the drug. What the body does to the drug. ठीक है, औषधि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत औषधि का अवशोषण, वितरण, उपापचय और उत्सर्जन का अध्ययन किया जाता है। अर्थात शरीर औषधि पर क्या क्रिया करता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? फार्मेकोकाइनेटिक्स। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, औषधि पर क्या क्रिया करता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? फार्मेकोकाइनेटिक्स। दूसरी चीज आती है फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स क्या होता है? औषधि शरीर पर क्या क्रिया करती है? पहला क्या था? शरीर औषधि पर क्या क्रिया करता है? शरीर औषधि पर क्या क्रिया करता है वो तो कहलाता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। और औषधि शरीर पर क्या क्रिया करती है यानी औषधि के प्रभाव, औषधि के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्मेकोडायनेमिक्स। तो इसमें लिख दो, इसमें औषधि का शरीर के ऊतकों पर पड़ने वाले
पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। औषधि का शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। औषधि का शरीर के ऊतकों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अर्थात औषधि शरीर के साथ क्या क्रिया करती है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है। औषधि शरीर के साथ क्या क्रिया करती है या क्रियाविधि का अध्ययन, औषधि की क्रियाविधि का अध्ययन क्या कहलाता है, फार्मेकोडायनेमिक्स। ठीक है, फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है, शरीर औषधि के साथ क्या क्रिया करता है। तो शरीर क्या करेगा औषधि के साथ क्रिया, शरीर औषधि का अवशोषण कर सकता है, उसका वितरण कर सकता है, उसका उपापचय कर सकता है और उसका उत्सर्जन कर सकता है। ठीक है, तो काइनेटिक्स में अपन किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, औषधि का अवशोषण, वितरण, उपापचय और उत्सर्जन का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है, फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, अवशोषण, वितरण, उपापचय और उत्सर्जन का अध्ययन किया जाता है। और होता क्या है फार्मेकोकाइनेटिक्स, शरीर औषधि पर क्या क्रिया करता है, शरीर के द्वारा होने वाली क्रिया औषधि पर क्या क्रिया कर सकता है, औषधि का अवशोषण कर सकता है, औषधि का वितरण कर सकता है, उपापचय कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है। सेकंड आता है फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स क्या होता है, औषधि का शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव। औषधि शरीर पर क्या क्रिया करता है, औषधि शरीर पर क्या क्रिया करता है, क्या प्रभाव डालता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, फार्मेकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो काइनेटिक्स क्या होता है, शरीर औषधि पर क्या क्रिया करता है, शरीर औषधि पर क्या क्रिया करता है। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, केवल शब्दों का हेर फेर है। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, शरीर औषधि पर क्या क्रिया करता है। और दूसरा क्या है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया पीके, फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, शरीर औषधि पर क्या क्रिया करता है वो क्या कहलाता है, फार्मेकोकाइनेटिक्स। और औषधि शरीर पर क्या क्रिया करती है, केवल इन दो शब्दों का हेरफेर है, द बॉडी और द ड्रग। जिसमें बॉडी पहले आ जाती है वो काइनेटिक्स हो जाती है और जिसमें ड्रग पहले आ जाती है वो डायनेमिक्स। ठीक है, पीडी। ठीक है, ये दो हो गए, फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स। औषधि शरीर पर क्या क्रिया करती है वो कहलाता है डायनेमिक्स, और औषधि शरीर औषधि पर क्या क्रिया करता है वो कहलाता है काइनेटिक्स। उसके बाद में अपन देखते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, शरीर औषधि पर क्या प्रभाव डालता है, शरीर औषधि पर क्या क्रिया करता है, शरीर औषधि पर क्या क्रिया करता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, फार्मेकोकाइनेटिक्स। जबकि औषधि शरीर पर
औषधि शरीर पर क्या क्रिया करती है, वो क्या कहलाता है, फार्माकोडायनेमिक्स। शरीर औषधि पर क्या क्रिया करता है, तो शरीर औषधि पर कौन कौन सी क्रियाएं कर सकता है, वो है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, या उपापचय या जैव रूपांतरण, मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और उत्सर्जन। ठीक है, शरीर औषधि पर ये 4 क्रियाएं करता है। अवशोषण करता है औषधि का वितरण करता है, औषधि का उपापचय करता है, और लास्ट में जो औषधि बचती है उसका उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक्स। औषधि शरीर पर क्या प्रभाव डालती है, या औषधि के द्वारा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाता है, फार्माकोडायनेमिक्स। तो कौन कौन से प्रभाव डाल सकता है, वो प्रभाव कौन कौन से हैं। पहला प्रभाव है उद्दीपन, यानी किसी क्रिया को वो बढ़ावा दे सकता है। औषधि स्टिमुलेट कर सकती है, शरीर की किसी क्रिया को उद्दीपित कर सकती है, बढ़ा सकती है, या उसको कम कर सकती है। डिप्रेस कर सकती है, डिप्रेशन कर सकती है, या औषधि से क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। औषधि से इरिटेशन हो सकता है, या कोशिका विषाक्तता हो सकती है, कोशिकीय विषाक्तता, साइटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, या पैरालाइसिस हो सकता है। ठीक है, तो फार्माकोडायनेमिक्स औषधि शरीर पर क्या प्रभाव डाल सकती है। औषधि शरीर पर ये 5 प्रभाव डाल सकती है। या तो किसी क्रिया को बढ़ा सकती है, यानी स्टिमुलेट कर सकती है, या किसी क्रिया को घटा सकती है, या इरिटेशन कर सकती है, जलन कर सकती है, और या साइटोटॉक्सिक इफेक्ट डाल सकती है, या पैरालाइटिक इफेक्ट डाल सकती है। तो ये हैं फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। तो अपन शुरुआत करते हैं आज फार्माकोकाइनेटिक्स की। इसमें शुरुआत करेंगे अपन अवशोषण से। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, औषधि के प्रवेश स्थल से रक्त परिसंचरण तंत्र तक, ब्लड सर्कुलेशन तक औषधि का पहुंचना क्या कहलाता है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में अपन पहला लेते हैं अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। अवशोषण क्या होता है, औषधि के प्रवेश स्थल से ब्लड सर्कुलेशन तक की मूवमेंट क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें लिख दो, औषधि का
औषधि का प्रवेश स्थल से औषधि का प्रवेश स्थल से रक्त परिसंचरण में पहुंचना, रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। रक्त परिसंचरण में पहुंचना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। ठीक है। औषधि का अपने प्रवेश स्थल से ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचना यानी रक्त में पहुंचना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। ठीक है। औषधि का अपने प्रवेश स्थल से, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन के बीच की गति, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन में औषधि का पहुंचना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। ठीक है। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन के बीच की गति क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अवशोषण को प्रभावित करने वाले, अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग्स एब्जॉर्प्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो इसमें अपन पहला फैक्टर है, पहला फैक्टर है एक्वस सोल्युबिलिटी। एक्वस सोल्युबिलिटी, जल में घुलनशीलता, जल में घुलनशीलता। तो जल में घुलनशीलता अवशोषण को कैसे प्रभावित करती है? कोई औषधि जितनी ज़्यादा औषधि जल में घुलनशील अधिक होगी, जल में घुलनशील अधिक होगी तो उसका क्या होगा? अवशोषण भी अधिक होगा। ठीक है। एक्वस सोल्युबिलिटी, जल में घुलनशीलता। औषधि जल में अधिक घुलनशील है तो उसका अवशोषण भी ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इसमें एक टर्म आती है आयन ट्रैपिंग। आयन ट्रैपिंग, आयन ट्रैपिंग क्या होता है? औषधि को ये मान लो आहार नाल की ल्यूमन है और ये सेल या टिश्यू है। औषधि का गमन अनआयोनाइड फॉर्म में, अनआयोनाइड फॉर्म ल्यूमन से सेल या टिश्यू में अनआयोनाइड फॉर्म में आती है।
आहार नाल की ल्यूमन से औषधि अनायनित अवस्था में सेल या टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होती है। सेल या टिश्यू में आने के बाद इसका आयनीकरण होता है। ये औषधि क्या हो जाती है? आयोनाइड हो जाती है। आयनीकरण होने से ये औषधि यहाँ ही ट्रैप हो जाती है। ठीक है, ये औषधि सेल या टिश्यू में ही पड़ी रहती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? आयन ट्रैपिंग। क्या बोलते हैं? आयन ट्रैपिंग। जब ये औषधि सेल या टिश्यू में पड़ी रहेगी तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? आयन ट्रैपिंग। ठीक है, क्या हो गया आयन ट्रैपिंग? औषधि आहार नाल की ल्यूमन से सेल या टिश्यू में अनआयोनाइड फॉर्म में पहुंचती है, अआयनित अवस्था में पहुंचती है और सेल या टिश्यू में जाके वो आयनित होती है, यानी उसका आयनीकरण होता है। आयनीकरण होने के कारण वो औषधि अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो औषधि उसी सेल या टिश्यू में होगी और जो अपना प्रभाव दिखाना होगा, जो भी क्लिनिकल रेस्पॉन्स उसको दिखाना होगा, वो औषधि उसी सेल या टिश्यू में अपना प्रभाव दिखाएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं? आयन ट्रैपिंग। ठीक है, औषधि आहार नाल से सेल या टिश्यू में अआयनित अवस्था में आती है, अआयनित अवस्था में आती है। आने के बाद उसका औषधि का अवशोषण, औषधि का आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण होने से क्या होता है? वो औषधि वही उन्हीं सेल या टिश्यू में पड़ी रहती है और उनमें अपना प्रभाव दिखाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? आयन ट्रैपिंग। ठीक है, ये आयोनाइजेशन, नॉन आयोनाइजेशन, आयनीकरण कब होता है? अनायन। ठीक है, ये अपन देखेंगे। अब पहला फैक्टर था जल में घुलनशीलता। जो औषधि जितनी ज़्यादा घुलनशील होगी वो उतनी ही ज़्यादा उस औषधि का अवशोषण होगा। तो एसिडिक ड्रग है, एसिडिक ड्रग, अम्लीय औषधि, अम्लीय औषधि का आयोनाइजेशन किस में ज़्यादा होगा? अम्लीय औषधि का आयोनाइजेशन बेसिक मीडियम में ज़्यादा होगा। क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में अम्लीय औषधि का आयोनाइजेशन, आयनीकरण एसिडिक ड्रग का आयोनाइजेशन, आयनीकरण किस माध्यम में ज़्यादा होगा? क्षारीय माध्यम में ज़्यादा होगा। आयनीकरण ज़्यादा हो रहा है तो उसका अवशोषण क्या होगा? कम होगा। अवशोषण अनआयोनाइड अवस्था में ही ज़्यादा होता है औषधि का। ठीक है, औषधि का अवशोषण अनआयोनाइड अवस्था में ज़्यादा होता है। बेसिक क्षारीय माध्यम में अम्लीय औषधि का आयनीकरण ज़्यादा हो रहा है, आयनीकरण ज़्यादा हो रहा है तो अवशोषण कम होगा। आयनीकरण ज़्यादा हुआ, आयनीकरण ज़्यादा हुआ तो अवशोषण कम होगा। इसी प्रकार क्या है? बेसिक ड्रग है, बेसिक ड्रग है क्षारीय औषधि, क्षारीय औषधि, इसका आयनीकरण कौन से माध्यम में ज़्यादा होगा? इसका आयनीकरण अम्लीय माध्यम में ज़्यादा होगा, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में आयनीकरण ज़्यादा होगा। तो अम्लीय माध्यम में क्षारीय औषधियों का अवशोषण कम होगा। तो सीधी सी क्या बात निकली?
अम्लीय औषधियों का सर्वाधिक अवशोषण किस माध्यम में होगा? अम्लीय औषधियों का सर्वाधिक अवशोषण अम्लीय माध्यम में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस माध्यम में एसिडिक ड्रग का आयनीकरण नहीं होगा और आयनीकरण अनआयनाइड फॉर्म में औषधि ज़्यादा होगी तो उसका अवशोषण ज़्यादा होगा। ठीक है, ध्यान से समझना। एसिडिक ड्रग का क्षारीय माध्यम में आयनीकरण ज़्यादा हो रहा है, आयनीकरण ज़्यादा हो रहा है तो अवशोषण कम होगा। अपने को सीधी सी बात यह है, अनआयोनाइड अवस्था में ही औषधि सेल या टिश्यू में पहुंचेगी, यानी सेल या टिश्यू में औषधि पहुंचेगी, वो किस फॉर्म में पहुंचेगी? अनआयोनाइड अवस्था में। तो आयनीकरण कम कौन से माध्यम में होगा? उसी माध्यम में उसका अवशोषण ज़्यादा होगा। तो एसिडिक ड्रग है, इसका आयनीकरण कौन से माध्यम में नहीं होगा? एसिडिक ड्रग का आयनीकरण एसिडिक मीडियम में कम होगा, एसिडिक मीडियम में कम होगा। और कम है आयनीकरण तो अवशोषण ज़्यादा होगा। ठीक है, एसिडिक ड्रग का एसिडिक मीडियम में अवशोषण ज़्यादा होता है और बेसिक ड्रग का बेसिक मीडियम में अवशोषण ज़्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एसिडिक ड्रग का आयनीकरण तो कौन से माध्यम में ज़्यादा होता है? क्षारीय माध्यम में ज़्यादा होता है। तो क्षारीय माध्यम में आयनीकरण ज़्यादा हो रहा है तो उसका क्षारीय माध्यम में अवशोषण कम होगा। सीधी सी बात है, एसिडिक ड्रग का अवशोषण सर्वाधिक कौन से माध्यम में होता है? एसिडिक मीडियम में होता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है इसमें? क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं इसमें, अपन ने कोई एसिडिक ड्रग दी, अम्लीय औषधि दी, तो ये पूछेंगे आहार नाल के किस भाग में अम्लीय औषधि का सर्वाधिक अवशोषण होगा। तो क्वेश्चन लिखो इसमें, अम्लीय औषधि का सर्वाधिक अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? आहार नाल के किस भाग में होता है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अम्लीय औषधि का सर्वाधिक अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? ऑप्शन फर्स्ट लिखो, स्टोमक, बी ओरल कैविटी, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अम्लीय औषधि का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? अम्लीय औषधि का सर्वाधिक अवशोषण अम्लीय माध्यम में ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम, अब सर्वाधिक अम्लीय माध्यम आहार नाल के कौन से भाग में होता है, वो उसका आंसर होगा। ठीक है, तो सर्वाधिक अम्लीय माध्यम कहाँ होता है? स्टोमक में होता है। ठीक है, सर्वाधिक अम्लीय माध्यम कहाँ होता है? स्टोमक में होता है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्षारीय औषधियों का सर्वाधिक अवशोषण, क्षारीय औषधि का सर्वाधिक अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? आहार नाल के किस भाग में होता है? ऑप्शन यही है, स्टोमक, बी ओरल कैविटी, सी
स्मॉल इंटेस्टाइन और डी ऑल ऑफ दीज। तो क्षारीय औषधियों का सर्वाधिक अवशोषण वहीं होगा जहाँ सबसे ज़्यादा क्षारीय माध्यम होता है। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय माध्यम कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो बात समझ में आई क्या आपको? अम्लीय औषधियों का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? अम्लीय औषधियों का सर्वाधिक अवशोषण वहीं होगा जहाँ अम्लीय माध्यम ज़्यादा होगा। अम्लीय माध्यम में क्यों होगा सर्वाधिक अवशोषण? क्योंकि अम्लीय माध्यम में अम्लीय औषधि का आयनीकरण नहीं होगा, और आयनीकरण कम होगा तो उस औषधि का अवशोषण ज़्यादा होगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, क्षारीय औषधि का सर्वाधिक अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो क्षारीय औषधियों का सर्वाधिक अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये है जल में घुलनशीलता। जल में घुलनशीलता, जितनी ज़्यादा जल में घुलनशील होगी औषधि, उतनी ज़्यादा वो औषधि अवशोषित होगी। तो इसके लिए आप नोट लगा के लिख सकते हो। इसमें लिख दो, अम्लीय औषधि का अवशोषण, अम्लीय औषधि का अवशोषण अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में अधिक होता है। तो अब एक क्वेश्चन और भी बन सकता है इसमें। क्वेश्चन दूसरा क्या बन सकता है? अम्लीय औषधियों का उत्सर्जन, अम्लीय औषधियां किस प्रकार के मूत्र में ज़्यादा उत्सर्जित होंगी? ठीक है, अम्लीय औषधियां किस प्रकार के मूत्र में, यूरिन में ज़्यादा उत्सर्जित होंगी? फर्स्ट ऑप्शन एसिडिक यूरिन, सेकंड एल्कलाइन, थर्ड न्यूट्रल और फोर्थ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अम्लीय औषधियां किस प्रकार के मूत्र में ज़्यादा उत्सर्जित होंगी? उत्सर्जित होंगी यानी उन औषधियों का अवशोषण कम होगा। ठीक है, उत्सर्जित ज़्यादा हो रही है, उत्सर्जित ज़्यादा हो रही है तो उसका अवशोषण कम हो रहा है। तो अम्लीय औषधियों का अवशोषण कौन से माध्यम में कम होता है? एल्केलाइन माध्यम में। क्यों? क्योंकि वो आयनित हो जाती हैं औषधियाँ, आयनीकरण के कारण उन औषधियों का अवशोषण कम होगा। तो अम्लीय औषधियों का किस प्रकार के मूत्र में ज़्यादा उत्सर्जित होंगी? एल्केलाइन यूरिन में ज़्यादा उत्सर्जित होंगी। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, क्षारीय औषधियाँ किस प्रकार के मूत्र में ज़्यादा उत्सर्जित होंगी? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एसिडिक यूरिन। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, यानी औषधि का, अम्लीय औषधि का सर्वाधिक अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो आहार नाल के किस भाग में होता है? स्टोमक में होता है। और क्वेश्चन ऐसे पूछे, अम्लीय औषधियाँ किस प्रकार के मूत्र में ज़्यादा उत्सर्जित होती हैं? तो किस प्रकार के मूत्र में ज़्यादा उत्सर्जित होंगी? जिस टाइप के यूरिन में औषधियों का आयनीकरण ज़्यादा होगा,
आयनीकरण ज़्यादा होगा तो उसका अवशोषण कम होगा, और अवशोषण कम होगा तो उसका उत्सर्जन ज़्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अम्लीय औषधियाँ किस प्रकार के मूत्र में ज़्यादा उत्सर्जित होंगी, तो किस प्रकार के मूत्र में ज़्यादा उत्सर्जित होंगी, एल्केलाइन मीडियम में ज़्यादा उत्सर्जित होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि एल्केलाइन मीडियम में क्या होता है, अम्लीय औषधि का आयनीकरण ज़्यादा होता है। अम्लीय औषधियों का आयनीकरण ज़्यादा होगा तो उस औषधि का अवशोषण कम होगा, अवशोषण कम होगा तो वो औषधि उत्सर्जित ज़्यादा होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अम्लीय औषधियों का अवशोषण अम्लीय माध्यम में अधिक होता है तथा क्षारीय औषधियों का अवशोषण, क्षारीय औषधियों का अवशोषण क्षारीय माध्यम में ज़्यादा होता है। क्षारीय माध्यम में ज़्यादा होता है। ठीक है, अम्लीय औषधियों का अवशोषण अम्लीय माध्यम में ज़्यादा और क्षारीय औषधियों का अवशोषण क्षारीय माध्यम में ज़्यादा होता है। अवशोषण ज़्यादा होता है। ठीक है, उत्सर्जन तो क्षारीय अम्लीय औषधियों का उत्सर्जन कौन से माध्यम में ज़्यादा होगा, क्षारीय माध्यम में होगा। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर हो गया अपना एक्वस सोल्युबिलिटी, जल में घुलनशीलता। जल में घुलनशीलता, कोई औषधि जल में जितनी अधिक घुलनशील होगी उस औषधि का अवशोषण उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें एक टर्म आई थी आयन ट्रैपिंग। आयन ट्रैपिंग क्या होती है, आहार नाल की ल्यूमन से सेल या टिश्यू में, कोशिका या ऊतकों में औषधि का आवागमन अनआयोनाइड फॉर्म में होता है। सेल या टिश्यू में आने के बाद औषधि का आयनीकरण होता है और आयनीकरण होने के कारण वो औषधि वहीं रुक जाती है, यानी उस सेल या टिश्यू में ही ट्रैप हो जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, आयन ट्रैपिंग बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा अम्लीय औषधियों का सर्वाधिक अवशोषण अम्लीय माध्यम में होता है और क्षारीय औषधियों का सर्वाधिक अवशोषण क्षारीय माध्यम में होता है। सेकेंड फैक्टर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सांद्रता। औषधि की सांद्रता ज़्यादा होगी, ब्लड में औषधि की सांद्रता कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका अवशोषण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अवशोषण एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है औषधि की तो अवशोषण भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल। थर्ड फैक्टर है अवशोषण, अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा अवशोषण की सतह का उतना ज़्यादा क्या होगा, अवशोषण अधिक होगा, अवशोषण अधिक होगा। तो सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, सर्वाधिक अवशोषण मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अवशोषण का की सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा है। अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो अवशोषण भी उस जगह ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर आता है अवशोषण की सतह का, अवशोषण की सतह की संवहनता। संवहनता, संवहनता क्या होती है, वेस्कुलरिटी। वेस्कुलरिटी क्या होती है, ब्लड फ्लो, यानी अवशोषण की सतह का में ब्लड फ्लो ज़्यादा है, रक्त का प्रवाह ज़्यादा है तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है,
एब्जॉर्प्शन अवशोषण भी ज़्यादा होगा। कब? जब अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा है, या औषधि की सांद्रता ज़्यादा है, या अवशोषण की सतह की वेस्कुलरिटी ज़्यादा है, यानी उस टिश्यू या सेल्स में ब्लड फ्लो ज़्यादा है, तो अवशोषण ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर आता है 5वां फैक्टर, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। औषधि के मार्ग अपन ने औषधि किस मार्ग से दी है, उस पे भी वो भी अवशोषण को प्रभावित करती है। ठीक है, तो अपन ने अवशोषण का क्रम बताया था, विभिन्न रूट्स का बताया था ना। अवशोषण का क्रम पहले जो भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अपन ने पढ़े थे, उन सब का अपन ने अवशोषण का क्रम बताया था। तो सर्वाधिक अवशोषण औषधि का कौन से रूट से होता है? आईवी से होता है, उसके बाद में इनहेलेशन से होता है, उसके बाद में इंट्रामस्कुलर होता है, उसके बाद में इंट्रापेरिटोनियल होता है, उसके बाद में सबकट होता है, उसके बाद में इंट्राडर्मल होता है, और लास्ट में कौन से रूट के द्वारा? ओरली रूट के द्वारा सबसे कम अवशोषण होता है। ठीक है, सर्वाधिक अवशोषण कौन से रूट के द्वारा होता है? आईवी रूट के द्वारा होता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन में सर्वाधिक औषधि का अवशोषण होता है, और ओरली रूट में सर्वाधिक सबसे कम होता है, आईवी रूट में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अवशोषण का क्रम, सर्वाधिक औषधि का अवशोषण कौन से क्रम में होता है? आईवी रूट में होता है, और सबसे कम कौन से में होता है? ओरली रूट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है छठा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ फूड। अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में छठा कारक है प्रेजेंस ऑफ फूड, यानी आहार नाल में भोजन की उपस्थिति। ठीक है, आहार नाल में भोजन ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा। आहार नाल में भोजन ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, जो हार्मोनल औषधि हैं वो ओरल रूट के द्वारा नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि ओरल रूट से देने पर जो हार्मोनल औषधि हैं उनका क्या हो जाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा उनका सक्रिय मात्रा कम हो जाती है, इस कारण उसको ओरल रूट के द्वारा अपन नहीं देते। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है 7वां फैक्टर है ल्यूमिनल इफेक्ट। ल्यूमिनल इफेक्ट, नेक्स्ट फैक्टर क्या है? ल्यूमिनल इफेक्ट। ल्यूमिनल इफेक्ट क्या होता है? कोई औषधि, दो या दो से अधिक औषधियों को अपन ने एक साथ दिया और उनके मध्य कोई आंतरिक क्रिया हो गई, रिएक्शन हो गई उन औषधियों में। औषधियों में रिएक्शन के कारण क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स यौगिकों का निर्माण हो जाता है, जटिल यौगिकों का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, उन औषधियों का अवशोषण कम हो जाता है। ठीक है, तो ल्यूमिनल इफेक्ट में क्या होता है? आहार नाल में दो या दो से अधिक औषधियाँ, दो या दो से अधिक औषधियाँ अधिक औषधियों को एक साथ देने पर उनमें
आपस में क्रिया से, उनमें आपस में क्रिया से जटिल यौगिकों का निर्माण हो जाता है। उनमें आपस में क्रिया से जटिल यौगिकों का निर्माण हो जाता है, जिससे उन औषधियों का अवशोषण कम हो जाता है। उन औषधियों का अवशोषण कम हो जाता है। इसे ही ल्यूमिनल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ल्यूमिनल इफेक्ट आहार नाल में 2 या 2 से अधिक औषधियों को एक साथ देने पर उनमें आपस में क्रिया से क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स यौगिकों का निर्माण हो जाता है। कॉम्प्लेक्स यौगिकों के निर्माण से क्या होता है, उन औषधियों का अवशोषण कम हो जाता है। उन औषधियों का अवशोषण कम होना ही क्या कहलाता है, ल्यूमिनल इफेक्ट। यानी जो औषधियाँ आपस में क्रिया करके जटिल यौगिकों का निर्माण कर लेती हैं, जिससे उनका अवशोषण कम हो जाता है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, ल्यूमिनल इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहो तो लिख लो, टेट्रासाइक्लिन और कैल्शियम कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स यौगिकों का निर्माण कर लेती हैं, जिससे ये इन औषधियों का अवशोषण नहीं होता और ये औषधियाँ सीधी उत्सर्जित हो जाती हैं, एक्सक्रीट हो जाती हैं। इसलिए अपन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और कैल्शियम को कभी साथ नहीं देते। ठीक है, तो ये है ल्यूमिनल इफेक्ट। ल्यूमिनल इफेक्ट क्या होता है, 2 या 2 से अधिक औषधियों को एक साथ दिया, एक साथ देने से उन औषधियों में आपस में क्रिया हो गई, रिएक्शन हो गई, उससे क्या होता है, जटिल यौगिकों का निर्माण हो जाता है। जटिल यौगिकों के निर्माण से उन औषधियों का अवशोषण कम हो जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल इफेक्ट। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल इफेक्ट। नेक्स्ट आता है कारक फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन ऑफ ड्रग क्या कहलाता है, फर्स्ट पास इफेक्ट। 8वां कारक है अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, यानी औषधि का ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही उसकी सक्रिय मात्रा का कम हो जाना क्या कहलाता है, फर्स्ट पास इफेक्ट। जो भी औषधि अपन ने दी ओरल रूट से दी गई औषधि इंटेस्टाइन और लीवर यकृत के एंजाइमों के संपर्क में आती है, जिससे क्या होता है, औषधि के सक्रिय मात्रा कम हो जाती है, यानी उसकी जैव उपलब्धता कम हो जाती है। इसी को अपन बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। तो लिखो इसमें, मुख से दी जाने वाली सभी औषधियाँ, मुख से दी जाने वाली सभी औषधियाँ पहले इंटेस्टाइन व लीवर में पाए जाने वाले
एंजाइमों के संपर्क में आती हैं, एंजाइमों के संपर्क में आती हैं, एंजाइमों के संपर्क में आती हैं जिससे औषधि की सक्रिय मात्रा कम हो जाती है, सक्रिय मात्रा कम हो जाती है। अर्थात औषधि की जैव उपलब्धता कम हो जाती है। जैव उपलब्धता कम हो जाती है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट, प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, यानी औषधि के ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही औषधि की सक्रिय मात्रा का कम हो जाना। क्यों? क्योंकि वो औषधि इंटेस्टाइन और लिवर के एंजाइमों के संपर्क में आने से उसका डाइजेशन हो जाता है, ठीक है, जिससे औषधि की सक्रिय मात्रा कम हो जाती है, अर्थात औषधि की जैव उपलब्धता कम हो जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास इफेक्ट। ये फर्स्ट पास इफेक्ट दो प्रकार का होता है। फर्स्ट पास इफेक्ट के दो प्रकार होते हैं। पहला है इंटेस्टाइनल फर्स्ट पास इफेक्ट, इंटेस्टाइनल फर्स्ट पास इफेक्ट, इंटेस्टाइनल फर्स्ट पास इफेक्ट। और दूसरा प्रकार है हिपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पास इफेक्ट दो प्रकार का हो गया, इंटेस्टाइनल फर्स्ट पास इफेक्ट और हिपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट। यानी इंटेस्टाइन में औषधि की सक्रिय मात्रा कम होती है और लिवर में औषधि की सक्रिय मात्रा कम होती है। ठीक है, तो ये अपने अवशोषण को प्रभावित करने वाले 8 कारक हो गए। 8 कारक कौन कौन से हुए अवशोषण को प्रभावित करने वाले? उसमें आपने देखा अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में फर्स्ट अपन ने देखा एक्वस सॉल्युबिलिटी, जल में घुलनशीलता। जल में घुलनशील औषधि ज़्यादा होगी, जल में अधिक घुलनशील औषधि का अवशोषण ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा आयन ट्रैपिंग। आयन ट्रैपिंग क्या होती है? औषधि का आवागमन इंटेस्टाइन की ल्यूमन से सेल्स या टिश्यू में अनआयोनाइज्ड अवस्था में, अआयनित अवस्था में होता है। सेल या टिश्यू में जाने के बाद उस औषधि का आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण होने से उस औषधि का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, वो औषधि उसी सेल या टिश्यू में रहती है, यानी वो औषधि उस सेल या टिश्यू में ट्रैप हो गई। इसी को अपन ने क्या नाम दिया? आयन ट्रैपिंग नाम दिया। उसके बाद में अपन ने देखा अम्लीय औषधि का आयनीकरण कौन से माध्यम में ज़्यादा होता है? अम्लीय औषधि का आयनीकरण क्षारीय माध्यम में ज़्यादा होता है, तो क्षारीय माध्यम में अम्लीय औषधियों का अवशोषण कम होगा और अम्लीय माध्यम में अम्लीय औषधि का अवशोषण ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अम्लीय माध्यम में उसका आयनीकरण कम होगा, आयनीकरण कम होने से अवशोषण ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि अम्लीय औषधियों का अवशोषण किस प्रकार के यूरिन में ज़्यादा होता है, किस प्रकार के यूरिन में उत्सर्जन ज़्यादा होगा। तो अम्लीय औषधियों का अवशोषण उत्सर्जन कौन से यूरिन में ज़्यादा होगा? क्षारीय यूरिन में ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्षारीय माध्यम में अम्लीय औषधियों का आयनीकरण ज़्यादा होता है। आयनीकरण ज़्यादा है तो अवशोषण कम हो गया, अवशोषण कम है तो उस औषधि का उत्सर्जन यूरिन के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा था
एक इसी में एक अपवाद है, जो क्लोरमफेनिकोल औषधि है, क्या क्लोरमफेनिकोल औषधि है, क्लोरमफेनिकोल एंटीबायोटिक है। इस एंटीबायोटिक का आयनीकरण नहीं होता, यानी ये अनआयोनाइड अवस्था में ही होती है, अनआयोनाइड अवस्था में ही होती है। अनआयोनाइड अवस्था में होती है तो इसका अवशोषण सर्वाधिक होता है, ठीक है। मैक्सिमम अवशोषण कौन सी औषधि का होता है? क्लोरमफेनिकोल का होता है। क्लोरमफेनिकोल क्यों होता है? क्योंकि ये औषधि हमेशा अनआयोनाइड अवस्था में रहती है। अनआयोनाइड अवस्था में होने के कारण इस औषधि का अवशोषण सर्वाधिक होगा, ठीक है। तो जल में जो घुलनशील औषधि होगी उसका अवशोषण ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर अपने पढ़ा था सांद्रता। औषधि की सांद्रता जितनी ज़्यादा है, औषधि की सांद्रता जितनी ज़्यादा है ब्लड में, उसका अवशोषण भी उतना अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल। अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल क्या है? जितना ज़्यादा अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल होगा उतना अधिक औषधि का अवशोषण होगा। और सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा है। नेक्स्ट अपने पढ़ा था अवशोषण की इस सतह की वेस्कुलरिटी, यानी ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना अधिक उस औषधि का अवशोषण होगा। फिर अपन ने पढ़ा था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी औषधि देने के मार्ग पर कैसे इफेक्ट डालती है। तो सर्वाधिक अवशोषण कौन से रूट का होता है? आईवी रूट का होता है। और सबसे कम अवशोषण कौन से रूट के द्वारा होता है? ओरल रूट के द्वारा दी गई औषधियों का होता है, ठीक है। आईवी रूट का सर्वाधिक अवशोषण होता है और ओरल रूट का सबसे कम अवशोषण होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था प्रेजेंस ऑफ फूड, भोजन की उपलब्धता, ठीक है। भोजन की उपस्थिति जितनी ज़्यादा होगी उतना अवशोषण कम होगा। इसमें अपन ने एक चीज़ ये भी पढ़ी थी, जो हार्मोनल ड्रग्स होती हैं वो ओरल रूट के द्वारा नहीं देते, ठीक है। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम के संपर्क में आने से उनकी सक्रिय मात्रा कम हो जाती है, इसलिए इसको अपन ओरल रूट के द्वारा नहीं देते। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था ल्यूमिनल इफेक्ट। ल्यूमिनल इफेक्ट क्या होता है? दो या दो से अधिक औषधियों को एक साथ देते हैं तो वो औषधियाँ आपस में क्रिया करके जटिल यौगिकों का निर्माण कर लेती हैं, जटिल यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं, जिससे उस औषधि का अवशोषण कम हो जाता है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं? ल्यूमिनल इफेक्ट, ठीक है। ल्यूमिनल इफेक्ट क्या होता है? दो या दो से अधिक औषधियों को एक साथ दिया, एक साथ देने से उन औषधियों ने आपस में क्रिया की, क्रिया करने से क्या होता है? जटिल यौगिकों का निर्माण हो जाता है। जटिल यौगिकों का निर्माण होने से उन औषधि का अवशोषण कम हो जाता है। इसे ही अपन ने ल्यूमिनल इफेक्ट कहा। फिर अपन ने पढ़ा फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है? मुख से दी गई औषधियाँ पहले इंटेस्टाइन और लीवर के एंजाइमों के संपर्क में आती हैं, ठीक है। लीवर के पाचक एंजाइमों के संपर्क में आती हैं, जिससे क्या होता है? औषधि की सक्रिय मात्रा कम हो जाती है, अर्थात उसकी औषधि की जैव उपलब्धता, उस औषधि की जैव उपलब्धता कम हो जाती है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अवशोषण। फार्माकोकाइनेटिक्स में अवशोषण जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने धैर्यपूर्वक सुना और अधिक से अधिक इस वीडियो को ध्यान से सुनो। गुणों की क्या बताया है, क्या नहीं बताया है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।